कभी कभी आकाश से टूटकर तारे गिरते हुए दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि ये तारे सच में टूट के, है ना, आकाश से गिर रहे हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से, यानी है ना, वस्तुओं से टूटकर गिरते हैं। या फिर कोई उल्का पिंड भी गिर जाता है ना, इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। जैसे कि हमने देखा पहले कि सूर्य के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे चट्टान भी, है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह भी कभी कभी हमारे धरती के पास से गुजरते हैं या फिर धरती पर गिरते हैं, जिससे उनके वायु के कारण धरती पर फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। और उस घर्षण के कारण, है ना, उस रगड़ के कारण उस चट्टान के ऊपर जो है आग लग जाती है। जैसे कि एक पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो कैसे चिंगारियाँ निकलती है ना, उसी प्रकार यहाँ जब वायु से बहुत तेज़ी से रगड़ खाने की वजह से, है ना, ये जो चट्टान या जो क्षुद्र ग्रह गिरते हैं या जो चट्टान के टुकड़े गिरते हैं, है ना, उन क्षुद्र ग्रह से टूटकर, है ना, इनको ही उल्का पिंड कहते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें आग की लपटें आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है और पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण के कारण इसमें आग की लपटें आपको दिखाई देती है, जो कि इसके वायु और इस चट्टान के घर्षण के कारण, दोनों के बीच के घर्षण के कारण ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो पत्थर होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल जैसे कि हम जानते हैं क्षुद्र ग्रह, है ना। और ये इन्हें जब ये किसी ग्रह के कांटेक्ट में या उसके खिंचाव में आते हैं, है ना, तो ये उसके वायु के, हवा के घर्षण से जलने लगते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है ना। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में, यानी कि उस समय ये हवा के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक, जलने लगते हैं, जिससे कि प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी जब जलेंगे तो ऑब्वियसली प्रकाश उत्पन्न होगा। कई बार उल्का पिंड पूरी तरीके से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसके वजह से धरती से वो टकराता है और धरती के सतह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है ना। ओके, आकाशगंगा, एक मिनट। आकाशगंगा, तारों की नदी, इसे इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं, ठीक। देखिए, इसके अलावा, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल के अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है, ठीक। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है ना। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या होता है ना, अपने पिताजी से पूछा। खुले आकाश में हमें कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर एक अनगिनत तारों की फैली हुई चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। देखिए, आकाशगंगा एक्चुअली हम वास्तव में बात करें तो आकाशगंगा बहुत सारे सोलर सिस्टम को, यानी कि सौर मंडल को मिलाकर एक आकाशगंगा बनती है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक। और इन्हीं गैलेक्सीज, यानी कि बहुत सारे आकाशगंगा को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है, जिसको यूनिवर्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम पृथ्वी से ऐसी, जब ये चौड़ी पट्टी आपको दिख रही है, जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी तारे जो हैं, है ना, इकट्ठा हुए हैं, या बहती हुई नदियों की तरह लगता है, ऐसे तारों की नदी बह रही है, ऐसे, है ना। सो इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाशगंगा जो है, हमारी धरती से कुछ इस प्रकार की दिखती है ना। और वास्तव में आकाशगंगा कुछ इस प्रकार की एक चक्र की तरह दिखती है, जो कि अनगिनत सोलर सिस्टम से मिलाकर एक आकाशगंगा बनती है ना, अनगिनत सौर मंडलों से मिलाकर। यानी कि इसमें लाखों अरबों तारे हैं, इसमें लाखों अरबों से ज़्यादा ग्रह हैं। मतलब हम काउंट, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कितने, इस हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक। और ऐसे ही अनगिनत आकाशगंगा को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। इसके बारे में आप हाई क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सप्तऋषि तारा, तारों का समूह। देखिए,
गोविंद जब तुम रात में देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो कि इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। ये जब हम आसमान में उत्तर दिशा की ओर देखते हैं कि ऐसा आपको एक समूह देखने को मिलेगा। ये जो तारा का समूह है इसी को बोलते हैं सप्तऋषि तारा, है ना। हमारे भारतीय विद्वान जो थे, यानी भारतीय जो खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ने वाले लोगों ने इसको नाम दिया सप्तऋषि तारा, ठीक। और इसमें हर एक तारे का भी अलग अलग नाम दिया गया है, जो कि यहाँ पर ये अलग अलग तारों का 7 का नाम बताया गया है। देखिए, अब भारत में ही नहीं बल्कि यूनानी ग्रंथों में, यानी कि यूनान एक दूसरा देश है, वहाँ की पुस्तकों में भी इस तारे को अलग अलग नाम दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है: अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा नाम दिया गया है, ठीक। ऋतु और पुहल का मिलाने पर, है ना, जो एक रेखा बनती है वो उत्तर दिशा की ओर जाती है, ठीक। ऋतु और पुहल को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उत्तर दिशा को दिखाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों तारे ऋतु और पुहल हैं। इन दोनों को मिलाने वाली एक अगर रेखा जो है, ये रेखा ये उत्तर दिशा को दिखाती है, ठीक। यानी कि ये तीर ही उत्तर दिशा को दिखाता है। और ये है ध्रुव तारा, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है, चाहे कोई भी साल हो, कोई भी मौसम चल रहा हो, कोई भी महीना चल रहा हो, ये हमेशा उत्तर दिशा को ही इंडिकेट करता है, यानी उत्तर दिशा में ही हमेशा निकलता है, ठीक। तो ये जो तारे हैं ऋतु और पुहल, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा और ध्रुव तारा दोनों को इंडिकेट, दोनों की ओर। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। स्थिर तारा क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देता है और एक ही दिशा में दिखाई देता है। चाहे आप जनवरी के महीने में देखें, फरवरी के महीने में देखें, मार्च में, अप्रैल में, सालों के किसी महीने में भी आप देखें, और चाहे आप किसी भी साल में देखें, ये जो तारा होता है ध्रुव तारा, ये हमेशा आपको उत्तर दिशा में ही देखने को मिलता है और हमेशा उसी जगह पे, ठीक। तो इसीलिए ध्रुव तारे को इस्तेमाल किया गया उत्तर दिशा को पहचानने के लिए पुराने समय में। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? पृथ्वी को जब आप 2 हिस्सों में ऐसे फाड़ दोगे तो जो उत्तर दिशा की ओर पृथ्वी होगी, यानी कि जो ऊपर वाली पृथ्वी, वो उसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे की पृथ्वी होगी, नीचे वाली पृथ्वी, उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आप आगे की पाठ में, इसी पुस्तक की आगे की पाठों में पढ़ेंगे, ठीक। सो ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तर की दिशा है ना, यह उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर की दिशा में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर दिखाई देती है, ठीक। अवस्थित रहती है या उपस्थित रहती है, यानी हमें दिखाई देती है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान पर से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। देखिए, यानी कि विषुवत रेखा यानी वो रेखा जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में काट सकती है, एकदम बराबर बराबर, ठीक है ना, उस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक। और अगर आप इस रेखा पर खड़े होकर कहीं से भी पृथ्वी के किसी भी हिस्से से अगर आप देखेंगे तो आपको जो ध्रुव तारा है वो ऐसा लगेगा कि वो ज़मीन के एकदम बराबर है, ठीक। ज़मीन के बराबर दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, आपको ये ध्रुव तारा आपके सर के ऊपर धीरे धीरे उठता हुआ नजर आएगा, ठीक। देखिए, विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर यह क्षितिज में दिखाई देता है, यानी ज़मीन के बराबर में दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, है ना, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठते हुए हमें दिखता है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री की होती है ना,
स्थान की अक्षांश भी उतनी ही डिग्री की होती है, या उसको नाम दिया जाता है। अक्षांश को डिग्री के हिसाब से नाम दिया जाता है। अक्षांश क्या होता है ये भी आप आगे की पाठ में पढ़ेंगे, फिर भी आपको यहाँ पर दे दिया है अक्षांश। चलिए मैं आपको एक इशारे में समझा देता हूँ अक्षांश क्या होता है। देखिए अक्षांश, इमेजिन करिए कि पृथ्वी को दो हिस्सों में काटने वाली रेखा जो है वो विषुवत रेखा है, और ऐसे ही अन्य छोटे छोटे हिस्सों में काटने वाली रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। ठीक, एक और रेखा होती है जिसको बोलते हैं देशांतर, जो कि इस प्रकार से पृथ्वी को काटती है हुई रेखा प्रतीत होती है, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से नहीं, बल्कि वो ऐसे ऐसे बराबर एकदम काटती हुई चारों तरफ प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक, सो अगर आप जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर की ओर यानी कि विषुवत रेखा से, या जैसे कि ये विषुवत रेखा हो गई, ये पृथ्वी हो गया है ना, और ये विषुवत रेखा हो गया। ठीक, और इसके बाद ऐसे अन्य कई छोटे छोटे अन्य रेखाएं भी होती हैं जो कि पृथ्वी को अलग हिस्सों में बांटने का काम करती है। जो दो हिस्सों में बांटती है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक, लेकिन बाकी की अन्य रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश, ये अक्षांश। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, अगर ध्रुव तारा तो यहाँ है, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये ज़मीन के एकदम बराबर है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और अगर आप यहाँ पर उत्तर ध्रुव पर आ जाएंगे तो ध्रुव तारा आपको अपने ऊपर दिखाई देगा, जबकि अगर आप यहाँ होंगे तो आपको बराबर अपने बराबर दिखाई देगा, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ ध्रुव पर आ जाएंगे, उत्तरी ध्रुव पर एग्जैक्टली वहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे, तो आपको ध्रुव तारा जो है वो आपके सर के ऊपर दिखाई देगा। ठीक, चलिए इसीलिए प्राचीन काल से ही जो समुद्र में नाव चलाते हैं वो दिशा का पता लगाने के लिए इस ध्रुव तारे का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ध्रुव तारे के बारे में हमने बताया, ध्रुव तारे को कैसे पता लगाना है ना। जैसे कि सप्तऋषि के दो जो ये तारे हैं, ऋतु और पुहल, इनको मिलाने वाली रेखा को अगर सीधी खींची जाए तो वो ध्रुव तारे की ओर इशारा करती हुई दिखाई देती है। ये है हमारा ध्रुव तारा, आप देख सकते हैं। ठीक, तो प्राचीन काल में जो नाव चलाने वाले होते थे समुद्र में, तो उनको दिशा का ज्ञान मिलता नहीं था, है ना, कि कौन सा उत्तर दिशा है कौन सा दक्षिण है, तो वो किस तरफ जाएंगे। तो वो ध्रुव तारे को देखकर ही दिशा का पता लगाते थे कि कौन सी दिशा उत्तर है, उसके बाद उसके बिल्कुल अपोजिट जो हो जाएगी वो दक्षिण हो जाएगी, उसके बाद पूरब और पश्चिम अपने हाथों को फैलाकर पता लगा लेते थे। ठीक, तारों के बहुत सारे अलग अलग समूह हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके। ठीक, जैसे कि एक सप्तऋषि तारा के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि वो एक ग्रुप है 7 तारों का, वैसे ही ऐसे बहुत सारे तारों के ग्रुप हैं, समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, तो सूर्य ऐसे बहुत से तारों के समूह के बीच नज़र आता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि ये सूरज है और ये है हमारा पृथ्वी, और इधर मान लीजिए कि कोई तारों का समूह है। ठीक, ऐसे कोई तारे हैं, तो हम पृथ्वी से जब देखेंगे तो हमें ये जो सूर्य है वो यहाँ पर अगर कोई तारों का समूह होगा यहाँ पर, तो ये जो सूर्य है उस तारे के समूह के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अभी उसको क्रॉस करने वाला है या उसके सामने आकर खड़ा है। ठीक, तो ऐसे समूहों के बीच में नज़र आता है। ठीक, सूर्य ऐसे समूहों के बीच में नज़र आता है। इन समूहों की संख्या है 12। ऐसे कितने समूह हैं तारों के, कितने ग्रुप्स हैं, टोटल 12 है, जिनसे सूर्य एक एक करके उनको पार करता है। ठीक, इन्हें ही हम राशि कहते हैं। इन राशियों में जो ये तारे किसी न किसी आकृति में नज़र आते हैं। ठीक, जैसे अलग अलग तारों का समूह, जैसे कि हम बादल को आसमान में देखते हैं तो हमें अलग अलग आकृति ये बादल बनाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से ये तारे जो होते हैं ग्रुप्स में, ये भी अलग अलग तरह की आकृति बनाते हुए हम नज़र आते हैं, या फिर हम इमेजिन कर सकते हैं उनको मिला मिला कर। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 4 स्टार्स हैं या फिर 3 ऐसे स्टार्स हैं यहाँ पर, तो हम इनको ऐसे मिलाकर बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। सो ऐसे ही
तारों के समूह जो है अलग अलग आकृतियों में नज़र आते हैं, ठीक। और इन्हीं आकृति के ही हिसाब से उनको नाम दिया गया है। वो जिस तरीके का आकृति दर्शाते हैं वैसे उसी हिसाब से उनको नाम दिया गया है। इनकी आकृतियों के अनुसार ही इन राशियों का नाम दिया गया है। और ये कुछ नाम इस प्रकार है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। पृथ्वी के चारों ओर ऐसे बहुत से तारों के समुदाय हैं, ग्रुप है ना। और इनकी संख्या 27 है, ठीक। वो तो राशि थे, अभी हम लोग बात करने वाले हैं नक्षत्र की, ठीक। यानी कि अब वो तो सूर्य के चारों ओर, अब पृथ्वी भी ऐसे बहुत से तारों के समुदाय के आगे पीछे, मतलब बीच में घूमती रहती है। सो इन तारों के समूहों की संख्या क्या है? 27 है। देखिए, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान, जब चांद पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है ना, तो उस समय जो चांद है वो इन तारों के समुदायों से होकर गुजरता है, ठीक। उनके सामने से होकर गुजरता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्रों के नाम कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। 27 टोटल 27 नक्षत्र हैं। इनके नाम ही अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, ये एक ही है, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त यानी कि हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये टोटल 27, अब देख सकते हैं ये 27 के नाम, ये टोटल 27 नक्षत्र हैं। और पृथ्वी इनमें से हर एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, ठीक। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। यानी कि एक नक्षत्र को अगर पृथ्वी 14 दिन में पार कर लेती है तो हम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है, ठीक। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। यानी कि जो ज्योतिष विद्वान होते हैं, है ना, उनका मानना है कि मौसम और नक्षत्र में एक संबंध होता है। ये नक्षत्र मौसम का हाल बता सकते हैं, ठीक। एक नक्षत्र में मौसम की दशा को देखकर हम दूसरे नक्षत्र में मौसम के पहले ही अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा भारतीय ज्योतिषों की परंपरा रही है। यानी कि हम एक नक्षत्र में मौसम कैसा है ना, इसके अनुसार हम आने वाले नक्षत्र की मौसम की दुर्दशा या हाल कैसा रहेगा ये पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। ऐसा भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों का पता चला। उसे नई नई जानकारियाँ मिली थी। वह काफ़ी खुशी खुशी घर लौट रहा